यूट्रस रिमूव हो गया है, तो ऐसे में क्या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में जाना पड़ेगा? अगर यंग एज पे आपका यूट्रस किसी कारण से रिमूव हो गया है, तो क्या फिर एचआरटी उस समय आप देते हैं, या उसके बारे में बताइए। जो यंग गर्ल्स हैं, जो अभी पीरियड्स होना शुरू हुआ है, और अगर वो पीरियड्स ठीक से नहीं हो रहे उनको, तो आप उनको क्या गाइडलाइन देते हैं, और हम कैसे जान पाते हैं कि उनको पीसीओडी का ट्रेट तो नहीं है? हम शादी के पहले और बेबी कंसीव करने के पहले राइट बॉडी वेट कम होना कितना ज़रूरी है? आजकल लेट शादियाँ होती है, फिर लोग बेबी प्लान नहीं करते और फिर बच्चा होता नहीं है, और ऐसे में फिर आईयूवी में, आईवीएफ में, इसमें जाना कहाँ तक सेफ है, या कब तक उनको इंतज़ार करना चाहिए एक नेचुरल बर्थ के लिए? हाय एवरीवन, मैं हूँ डाइटिशियन शिल्पी गोयन, और आज मेरे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर मीनू त्रिपाठी, रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट, ओनर ऑफ त्रिपाठी नर्सिंग होम। मैम काफ़ी सालों से, मोर देन 30 ईयर्स से अपनी इस क्षेत्र में सेवाएं दे रही हैं, और बहुत ही डेडिकेशन का काम माना जाता है गायनेकोलॉजिस्ट, जो कि एक चाइल्ड बर्थ, एक क्रिएटर, इनको पदवी दी गई है। और आज मैम से हम जानने वाले हैं बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ के बारे में जिसका कॉमनली हमें कोई रिप्लाई नहीं मिल पाता, मन में डाउट्स बने रहते हैं। तो सबसे पहले मीनू मैम, आपका बहुत वेलकम है। आपने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला है आज हमारे सबके लिए। तो मैम, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपने ये सब्जेक्ट, यानी कि डॉक्टर बनना, खुद से चाहा था, या ये आपके पेरेंट्स के द्वारा दिया गया डिसीजन था? ओके, मैं सोचती हूँ कि ये एक भाग्य का भी था। मेरे भाग्य में ही शायद डॉक्टर बनना लिखा था। तो मेरे फादर बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे। तो उनका कहने, उनका कभी भी कुछ गलत नहीं निकला, तो बहुत फेथ रखते थे। उन्होंने बचपन से बोल के रखा था कि डॉक्टर बनना है, तो हमने जब से होश संभाला हमको ये पता था कि हमको डॉक्टर बनना है। दूसरा कभी कुछ मन में आया ही नहीं, और उसी डायरेक्शन में पढ़ाई की। पीएमटी दी, उस समय पीएमटी एग्ज़ाम हुआ करती थी, और सेलेक्ट होके और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया और डॉक्टर बन गए। बट कभी कोई दूसरा विचार आया ही नहीं मन में, ये पता था कि डॉक्टर ही बनना है, और वही डेडिकेशन मन में हमेशा रहा। इस प्रोफेशन के लिए मुझे हमेशा से बहुत प्यार रहा, और एक बार भी मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं डॉक्टर क्यों बन गई। आई एन्जॉयड माई प्रोफेशन वेरी मच। ओके मैम, अभी हम एंड स्टिल एन्जॉइंग। यस वर्किंग। मैम, अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी, और हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह एक गायनोकोलॉजिस्ट स्पेसिफिकली, वैसे तो सभी डॉक्टर्स दे आर देयर टू सर्व एवरीवन, बट स्पेशली जो गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं वो अपने पर्सनल लाइफ के लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पाते। इतना कमिटमेंट होता है, कभी आधी रात को भी कॉल आ जाती है। तो मैम, इन चैलेंजेस को आपने कैसे डील किया जब आप के बच्चे छोटे थे, जब आपने शुरू में, या कभी ऐसा समय आया जब आपको लगा कि मैं इसको कैसे डील करूँ? जी, इमरजेंसी ब्रांचेस जितनी भी मेडिकल में हैं, या सर्जिकल ब्रांचेस है, ऑर्थोपेडिक है, और आजकल ट्रॉमा, एक एक्सीडेंट वगैरह बहुत बड़ा ब्रांच है, प्लस हमारा जो ऑब्स्टेटिक ब्रांच, इमरजेंसी ब्रांच है, जिसमें कभी भरोसा नहीं है कि अभी आप बैठे हैं और अभी अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए और आपको पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व होना पड़े। तो ये तो सही में बहुत चैलेंजिंग है। ऐसे समय में आपको अपने परिवार का साथ ज़रूर लेना चाहिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने सास ससुर, जिन्होंने मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से संभाला। मेरे ससुराल पक्ष के सब रिश्तेदार, जिन्होंने बच्चों को इतने अच्छे से संभाला कि मैं शुरू के स्ट्रगलिंग पीरियड में पूरा डिवोशन और पूरा ध्यान मैंने अपने प्रोफेशन को दिया, और आज उसी के कारण मैं अपने प्रोफेशन में सक्सेस हुई बोलना चाहिए। वाकई अगर परिवार का सपोर्ट सिस्टम है तो वो हमारी सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, न केवल उनका फिजिकल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, देयर सो मेनी थिंग्स, एंड वी आर ऑलवेज ग्रेटफुल टू आवर पेरेंट्स एंड जी, वेरी ज़रूर। मैम, कहते हैं कि हर सर्जरी अपने आप में एक एक्सपीरियंस होता है, और आपके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा रोज़ का काम है, चाइल्ड बर्थ अपने आप में, और ऐसे ही आपने बहुत सारी आप केसेस करते हैं। कोई ऐसा केस पर्टिकुलर जो आपकी मेमोरी में हमेशा रहता है कि ये मैंने किया, और ऐसा ऐसा जो भी आपने उसमें अपना कुछ किया, ऐसा ऐसा कुछ आप शेयर करना चाहेंगे एक्सपीरियंस? हाँ जी, ऐसे तो हर केस अपने आप में अलग है, क्योंकि भगवान ने हर शरीर अलग बनाया है। आप रोज़ वही सर्जरी कर रहे हैं, बट आपको रोज़ एक नया कुछ उसमें देखने को या सीखने को मिल जाता है। ऐसा होता है अक्सर। ऐसा नहीं है कि रूटीन काम है, कुछ नया उसमें अचानक ट्विस्ट मिल जाएगा,
रूटीन केस में, या कभी कभी उसमें जो रूटीन प्रोटोकॉल्स हैं उसमें भी पेशेंट टू पेशेंट वेरिएशन देख के उसमें अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के कई बार कुछ करना पड़ता है, और वो चीज़ जब फ़ायदा करती है तो अंदर से खुशी भी मिलती है। वो बताने लायक भी नहीं रहती कि कैसे एक्सप्रेस करें, ना तो वो कोई प्रोटोकॉल्स में आती है कई बार चीज़ें, ना गाइडलाइंस में आती हैं, बट वो हमने अपना कुछ वो करके कर दिया और पेशेंट का बहुत अच्छा हो गया। तो ऐसा एक मज़ेदार सा केस है कि एक पेशेंट, एक्चुअली आप जानते होंगे आजकल सिजेरियन सेक्शन वर्सेस नॉर्मल डिलीवरी डिस्कशन, तो लोगों के मन में सिजेरियन सेक्शन के लिए बहुत डर और अविश्वास जैसा, या अब तो थोड़ा लोग जानने लगे हैं। शुरू के कई सालों में बहुत स्ट्रगल रहता था कि लोग मानने को ही तैयार नहीं होते थे कि सीज़र की क्या आवश्यकता है, नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं, और क्या कॉम्प्लिकेशंस। तो एक ऐसे बंदा अपनी वाइफ की डिलीवरी के लिए तो एकदम अड़ गया कि हम तो कराएंगे ही नहीं सीज़र, और आप कैसे भी करके नॉर्मल कराइए। और वो मुझे अपने एक्सपीरियंस से दिख रहा था कि हम उसको सेकंड स्टेज कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं, कि जब पूरा ट्रायल देके अबाउट टू डिलीवर सेकंड स्टेज, उस समय जब फंसता है या लंबा टाइम लगे, या कई बार फिर उसमें हम लोग जैसे फॉर्सेप्स वगैरह लगा के, तो वो फॉर्सेप्स के भी वो लायक है कि नहीं है वो देखना पड़ता है। तो मैंने जज किया कि यदि ज़्यादा आगे बढ़ाया तो ये गड़बड़ है, ये स्पॉन्टेनियस नॉर्मल नहीं होगा, और बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्टेड उसमें चली गई तो फॉर्सेप्स भी नहीं अप्लाई हो पाएगा। तो थोड़ा टाइम रहते, अभी इंडिकेशन नहीं भी है, बट थोड़ा फॉर्सेप्स लगा के इजीली करके इसको वजाइनल डिलीवरी कर दो, क्योंकि मानेगा नहीं, डिस्ट्रेस, फीटल डिस्ट्रेस चालू हो गया है। तो हमने फॉर्सेप्स अप्लाई किया, थोड़ा टाइम से कर दिया, तो फॉर्सेप्स के भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए, और पेशेंट को ये खुशी कि वजाइनल डिलीवरी हो गई। उनको फॉर्सेप्स के ना कोई कॉम्प्लिकेशंस पता है ना कुछ पता है, तो हम अपनी पीठ थपथपा लिए कि चलो हमने सब अच्छा कर दिया, और पेशेंट भी खुश कि वजाइनल डिलीवरी हो गई और सब ठीक हो गया। ऐसे कई एक्सपीरियंसेस हैं मेरे इतने सालों के, तो मज़ा आता है। कर जी जी मैम, बहुत ही अच्छा लगा, ये बहुत एक्साइटिंग का सुनना। मैम इसी में एक सवाल ये आता है कि वाकई आजकल सिसेरियन डिलीवरी ही ज़्यादा देखने को मिलती है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या वजह है कि जो नॉर्मल डिलीवरी, मैम अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मेरी 2 डॉटर्स हैं, पर दोनों फर्स्ट डॉटर के समय भी मुझे लेबर पेन नहीं आए थे एंड आई हैड टू अंडरगो सिजेरियन डिलीवरी, एंड सेकेंड डॉटर के समय मेरे पास कोई लेबर पेन भी नहीं आया और द टर्म वॉज ऑल ओवर। तो ऐसी क्या वजह होती है कि फिट बॉडी, गुड खाना पीना, उसके बावजूद अगर किसी के लिए सिजेरियन डिलीवरी का ही ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें क्या वजह होती है मैम? नहीं देखिए, शुरू में भी आपने यदि सुना होगा तो अपने यहाँ कहावत थी कि डिलीवरी में से निकलना यानी स्त्री का पुनर्जन्म। यस, तो कहावतें ऐसे ही नहीं बनती। इसका मतलब है कि डिलीवरी के साथ पहले भी बहुत सारी मॉर्टेलिटीज़, मॉर्बिडिटीज़ जुड़ी हुई है, बट हमारे पास उसके लिए उसका इलाज नहीं था। जितना जो समझ में आता था, जो स्पॉन्टेनियस हो जाते थे, निपट जाते थे। जो यदि कॉम्प्लिकेशंस हुए तो मॉर्टेलिटीज़ भी होती थी। मॉर्टेलिटी का रेट चाहे मैटरनल चाहे फीटल यानी बच्चे का बहुत हाई थे। और मॉर्बिडिटी शब्द है कि आप मरे तो नहीं, लेकिन कोई बड़ा सा मॉर्बिडिटी, लाइफ टाइम तकलीफ़ लेके। और डिलीवरी और इस चीज़ को सामाजिक रूप से एक शर्म की दृष्टि से, साइंटिफिक इससे नहीं देखा जाता था। तो स्त्रियां संकोचवश या शर्म के कारण अपनी तकलीफ़ें छुपाती थीं। ज़िंदगी भर वो मॉर्बिडिटी झेलती रहती थी, पर ना तो उसका कोई ट्रीटमेंट था, ना वो किसी को बता पाती थी। तो इसलिए ये सब तकलीफ़ें थीं, इसीलिए इतने सारे ट्रीटमेंट निकाले गए ताकि वो तकलीफ़ों से बचा जा सके। बट शुरू में क्या है, मान लो सीधा सा है कि यदि वजाइनल डिलीवरी में कोई अड़चन है तो कोई और रास्ता सेफ होना चाहिए जहाँ से हम डिलीवरी कर सके। तो इट इज़ द कंसेप्ट ऑफ सिजेरियन सेक्शन। बट आप करेंगे कैसे? उसके लिए एनेस्थीसिया, पहले एनेस्थीसिया नहीं था, फिर धीरे धीरे एनेस्थीसिया डेवलप हुआ। अब एनेस्थीसिया इतना सेफ है कि सेफ एनेस्थीसिया और सेफ टेक्नोलॉजी सर्जिकल, ये मिला के सिजेरियन इज़ ए बून।
to obstructed labors or anybody who wants it. तो पहले जब एनेस्थीसिया नहीं था तो हम लोग क्या करते थे कि कैसे भी करके वजाइनली ही कुछ खींचतान करके निकाल ले, बच्चा फंस गया या कुछ भी है, तो ये सब डेवलप हुए, फॉर्सेप्स डिलीवरी, वैक्यूम डिलीवरी, है ना। फिर लगा कि नहीं, इसमें भी कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत सारे इंजुरीज होती हैं मैटरनल, बहुत सारी मॉर्बिडिटीज़ होती हैं और मॉर्टिलिटीज़ भी होती हैं। तो फिर धीरे 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 ये जो सिजेरियन का कंसेप्ट आया, उसमें जब डेवलपमेंट्स हुए तो आज की डेट में सिजेरियन टेक्निकली बहुत सेफ़ है और जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ वो वरदान है, क्योंकि वो आपकी मॉर्टिलिटी मॉर्बिडिटी सबको करेक्ट बचाता है। रिस्पेक्ट सारे कम। और रीजंस यही है कि अब जानते बूझते हैं, पहले तो कुछ था ही नहीं भाई, अभी भी है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी बट शायद बच्चा हाथ ना लगे, तो अब जानते बूझते बच्चे को कौन ख़राब करना चाहेगा। तो फीटल कॉजेज़ भी 50% में फीटल डिस्ट्रेस के कारण सीजर करना पड़ता है, लाइक पोस्ट डेट डिलीवरी। आप बताएं, पोस्ट डेट में हमेशा बच्चे को खतरा है, कभी भी अंदर आईयूडीज हो सकते हैं, तो आजकल वो रिस्क नहीं लेते हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से मैम ये चीज़ कम्प्लीटली अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल पे छोड़ देनी चाहिए और वो प्रोसीजर सेफ़ है, एब्सोल्युटली सेफ़ है, जैसा कि आपने बताया। तो चाहे वो नॉर्मल है या वो सिजेरियन है, लास्ट में बात इतनी सी है कि आप स्वस्थ हैं, आपका बच्चा स्वस्थ है और मदर भी स्वस्थ रहे। और एक कारण और बताऊंगी, लाइफस्टाइल। जो सब डिजीजेज में आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नाम लिया जाता है, सेम यहाँ पे भी अप्लाई होता है लाइफस्टाइल। आजकल के सेडेंट्री लाइफस्टाइल है ना। आप अभी लड़कियों को बोलोगे उकड़ू बैठना ही नहीं आएगा मैक्सिमम लोगों को। तो मेन नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपकी पेल्विक बोन्स, पेल्विस, पेल्विक मसल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो जब आप रोज़ जब शारीरिक श्रम करते हैं तब वो डेवलप होंगी, आजकल कोई करता ही नहीं है। तो फिर आपकी, मैंने खुद देखा है इतने सालों में कि पहले जो थोड़े से ऐसे कॉम्प्लिकेटेड थे बट मसल्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती थी कि वो कैसे भी करके रोटेट होके स्ट्रॉन्ग पेन में बच्चा निकल आता था। अब वो वहीं एक लेवल पे स्टक हो जाता है, फिर आप देते रहो पेन के लिए, कुछ नहीं, वो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में आपने ज़्यादा देर लगाई तो फीटल डिस्ट्रेस एंड यू हैव टू गो फॉर सिजेरियन सेक्शन। फिर जब आप लेट करोगे तो कुछ ना कुछ बच्चे को डिस्ट्रेस या मैटरनल। तो लाइफस्टाइल डिजीजेज, शारीरिक श्रम का अभाव, खान पान पहले जैसा प्रॉपर नहीं, और एज, आजकल 30+ की एज बहुत कॉमन हो गई है। पहले 22-23 साल में वगैरह जैसे डिलीवरीज होती थी वो बहुत स्मूथ होती थी, मैंने करवाई हुई है इतनी स्मूथ डिलीवरी, जो हम लोग ये बोलते थे कि बस ये 4 घंटे बाद हो जाएगी, देखते रहना, और हो गई और हमको कोई टेंशन ही नहीं। अब वैसे वाले पेशेंट ही नहीं आते। क्यों? क्योंकि 30+ के बाद तो पहला बच्चा प्लान करते हैं, है ना। खासकर शहर की लड़कियां जो पढ़ी लिखी, बहुत ज़्यादा सेडेंट्रीज में है, एडवांस एज है, तो ये सब फैक्टर्स जुड़ जाते हैं जो आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए, वजाइनल डिलीवरी के लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहते हैं। और यदि ज़्यादा आपने ट्रायल देने की कोशिश की तो मे भी कुछ तकलीफ़ हो, तो इसलिए सेफ साइड सीज़र का रेट बढ़ने में कोई बुराई नहीं हो रहा है, क्योंकि समय के साथ जो भी चेंजेस है, यही एक इसके साथ ही एक चेंज में मानती हूँ कि वैसा है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि मैम के फेस से ही जो उनका इतना ईयर बास्ट लॉन्ग एक्सपीरियंस है, और जैसा कि हम उनके बारे में सुनते हैं कि उनके पास जाके पेशेंट को इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो जो करेंगी अच्छा करेंगी। हमें अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल पे फेथ होना बहुत ज़रूरी है। सवालों की श्रृंखला में मैम एक सवाल ये है कि बहुत बार आजकल लेट शादियाँ होती हैं, फिर लोग बेबी प्लान नहीं करते और फिर बच्चा होता नहीं है, और ऐसे में फिर आईयूवी में, आईडीएफ में, इसमें जाना कहाँ तक सेफ है, या कब तक उनको इंतज़ार करना चाहिए एक नेचुरल बर्थ के लिए? आपको क्या लगता है किस एज तक वो अपना एक नेचुरल बर्थ ट्राई कर सकते हैं? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने कहा, एडवांस एज और लाइफस्टाइल के कारण आजकल डिलीवरी के साथ साथ कंसेप्शन भी चैलेंजिंग हो रहा है। इनफर्टिलिटी के केसेस भी आजकल काफ़ी बढ़े हुए हैं, तो उसमें कुछ हम टेस्ट कराते हैं एक्चुअली। तो ओवेरियन रिजर्व कितना है, और हस्बैंड का जैसे बेसिक टेस्ट है, यदि सब कुछ ठीक लग रहा है तो आप 1 आध साल थोड़ी दवाइयों के साथ वगैरह ऐसे नॉर्मल कंसेप्शन के लिए ट्राई कर सकते हैं। जहाँ ऐसा लगता है कि अब ज़्यादा एज हो गई, कई पेशेंट्स आते हैं 38, 37, 38 एंड अबव 35,
तो नेचुरली उनके पास समय कम है, तो फिर उसमें अपने को ज़्यादा समय नष्ट न करते हुए यदि एडवांस उस पे या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ये बोलते हैं इसको, IUI है या IVF है, उस पे भी जा सकते हैं। पेशेंट टू पेशेंट केस सिलेक्शन होना चाहिए और ट्रीटमेंट जो है वो पेशेंट टू पेशेंट टेलर्ड होना चाहिए। हर एक पेशेंट का अलग है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि एज ज़्यादा है बट उसका सब अच्छा निकलता है, तो शी में गो फॉर नेचुरल कंसेप्शन। कभी कम एज में ही ऐसा लगता है कि भाई इनको ज़्यादा टाइम नहीं है या ओवेरियन रिजर्व कम है या हस्बैंड के इसमें कोई इशू है, तो उनको जल्दी जल्दी कर दो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करो। तो सब दरवाजे खुले रखना चाहिए। आप मन में कोई ऐसा कभी ना बनाएं कि हम IVF में न जाएं, हम ये ना कराएं या हमको ऐसा ही चाहिए। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से डॉक्टर तय करते हैं और वैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए। करेक्ट मैम। अगर इसमें देखें कि आजकल जो फिटनेस है लोगों की, जैसा कि आपने बोला, अगर मसल्स स्ट्रॉन्ग है तो नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक उसी तरह ओबेसिटी के केसेस बहुत बढ़ती आ रहे हैं, न्यूट्रिशन लोगों का साउंड नहीं है। प्रेगनेंसी के पहले, प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद, मतलब पोस्ट डिलीवरी, तीनों ही टाइम न्यूट्रिशन अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल से जो मेंसेस हैं आपके, वो पेनफुल है नहीं है, वो भी हमें फिटनेस का ही एक पैरामीटर है, न्यूट्रिशन का एक पैरामीटर है, हेल्थ का पैरामीटर है। तो जो यंग गर्ल्स हैं जो अभी पीरियड्स होना शुरू हुआ है और अगर वो पीरियड्स ठीक से नहीं हो रहे उनको, तो आप उनको क्या गाइडलाइन देते हैं और हम कैसे जान पाते हैं कि उनको PCOD का ट्रेट तो नहीं है? जी, आजकल वही लाइफस्टाइल के चेंजेस के कारण और खान पान के बदलाव के कारण थोड़ा मेंस्ट्रुअल बिहेवियर भी लड़कियों का बदला है। जो पहले हम लोग देखते थे कि 13-14 ईयर की एज में एज ऑफ मिनार्की होती थी, आजकल 11, 12 और 10 भी हो गई है। कई पेशेंट मेरे पास बच्चियाँ आती हैं जो एट द एज ऑफ 10 साल में उनका पीरियड स्टार्ट हुआ है। उसके बाद पीरियड स्टार्ट होने के बाद उनको हैवी ब्लीडिंग, पॉलीमेनोरिया यानी 15-15 दिन में पीरियड आ गया या कंटिन्यूस प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, ये सब तकलीफ़ें होती हैं। तो इसमें थोड़ा सा सादी दवाइयों के साथ साथ एक पौष्टिक खान पान को भी हम सलाह देते हैं। खासकर जो PCOS वगैरह केसेस हम देख रहे हैं, तो उसमें जंक फूड ना खाएं, ये मैं सबको सलाह देती हूँ। बॉटल बंद चीज़ें या जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं वो ना खाएं। जो हमारे ट्रेडिशन है, भारतीय ट्रेडिशन, ताज़ा बना के खाना खाना, वही हमको पकड़ने की ज़रूरत है, मैं सबको बोलती हूँ। तो जितना खाना खाएं फ्रेश बना हुआ घर का खाना खाएं, प्रोसेस्ड फूड या बॉटल बंद चीज़ें या जंक फूड ना खाएं। उससे बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल ना हो। आजकल पढ़ाई को हम लोग ज़्यादा वो देते हैं और ख़ासकर जितने भी ये सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, तो उसमें बच्चे केवल पढ़ते रह जाते हैं और एक दिन का प्राइमरी एज वही हो गया। हाँ, एज वही रहती है। तो केवल आप पढ़ाई में घुसे हुए हो, कोई आपकी डेली रूटीन यानी एक्सरसाइज या कोई काम करके ऐसा कुछ नहीं है, बैठे बैठे खाना है और खान पान का एडल्ट्रेशन, तो ये मिलके थोड़ा यंग एज में ओबेसिटी भी है, लड़कियों में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ भी हैं, PCOS बहुत ज़्यादा अभी कॉमन है, जो हम पहले नहीं सुनते थे। आजकल कुछ सालों में PCOS के केसेस भी बढ़ गए हैं। तो बेसिक दवाइयों के पहले लाइफस्टाइल और खान पान ठीक करना, एक रेगुलर बेसिक कुछ एक्सरसाइज या काम वगैरह करते रहना, यानी थोड़ा सा हलचल होती रहे बॉडी के, एकदम बैठे बैठे ना पड़े, उतना ज़रूर मैं लड़कियों को बताऊंगी कि आप लाइफस्टाइल ठीक करके ही इसे ठीक करिए। और जो मेरे पास पेशेंट्स आती हैं बच्चियाँ, मेन उनके मदर्स की कंप्लेन रहती है कि हम लोग तो मना करते पर ये लोग मानते ही नहीं है, और पता नहीं अचानक क्या हो गया है, जो सब वो मोमोज और पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, मैगी तो आप जानते ही हो, इसी को खाना पसंद करते हैं, खाना खाना पसंद ही नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको उसको बदलना पड़ेगा। अपना इंडियन खाना भी, भारतीय खाना बहुत स्वादिष्ट है, अच्छा बनता है, फ्रेश बनता है, उसको खाइए, उसका स्वाद डेवलप करिए। कुछ खाना बनाना सीखिए खाली टाइम में, कुछ आप पूरे टाइम पढ़ाई या वो नहीं करना है, बेसिक अपने कुछ अच्छी हैबिट्स डेवलप करिए,
तो उससे भी आपको क्या फ़र्क पड़ेगा। मैम शादी के पहले और बेबी कंसीव करने के पहले राइट बॉडी वेट का होना कितना ज़रूरी है? एज अ गायनोकोलॉजिस्ट आप क्या बोलना चाहेंगे लोगों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आजकल शादी के वक्त भी बच्चियां बहुत ओबीज रहती हैं, बाहर जाके जब वो जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो उस टाइम पे पूरा वेट बढ़ जाता है और कंसीव करने के भी पहले बहुत ओवर वेट रहती हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या दिक्कतें फेस करते हैं अगर वो ऐसे लोग जब प्रेगनेंसी में एंटर करते हैं या शादी के तुरंत बाद? जी, ओबेसिटी सही में एक चैलेंजिंग मुद्दा हो गया है आजकल। और ओबेसिटी के कारण इनफर्टिलिटी रहती है, बट यदि मान लो कंसीव हो गए तो प्रेगनेंसी में हाई रिस्क फैक्ट मानते हैं हम लोग प्रेगनेंसी विद ओबेसिटी। उसमें डिलीवरी के टाइम में यदि बहुत ज़्यादा वेट के कारण सीधे सीधे कार्डियोवैस्कुलर कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस होने का डर रहता है, यानी तो आजकल मैं देख रही हूँ जितनी भी लड़कियां आती हैं प्राइमी जो ओबीज हैं वो 80 से चालू होती हैं, तो टर्म तक वो 100 या 100 के ऊपर हो जाती हैं। हम लोग मन ही मन डरते रहते हैं कि अब इनको कैसे करेंगे। जैसे टेबल पे कोई कार्डियोवैस्कुलर इवेंट अचानक हो गया, अचानक कार्डियक अरेस्ट में भी हाँ ये केसेस आजकल हम सुन भी रहे हैं। और खासकर पोस्ट कोविड कुछ बहुत सारे केसेस हमने देखे जो यदि यंग में भी 35-40 भी यदि पेशेंट है डिलीवरी वाली, तो सडन कार्डियक अरेस्ट, सडन कार्डियोवैस्कुलर कुछ इवेंट होता है जिसको घर के लोगों को समझाना भी मुश्किल हो जाता है। तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि अपने फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। वेट लॉस कर सकेंगे यदि फिट रहेंगे तो डिलीवरी के समय भी थोड़ा स्मूथ डिलीवरी होने का करेक्ट रहता करेक्ट। मैम देखा जाता है कि आजकल जो मेनोपॉज का टाइम है वो भी थोड़ा सा अर्ली हो गया है और कई बार बिना किसी मेनोपॉज के भी कई बार अगर यूट्रस रिमूव हो गया है तो ऐसे में क्या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में जाना पड़ेगा? अगर यंग एज पे आपका यूट्रस किसी कारण से रिमूव हो गया है तो क्या फिर एचआरटी उस समय आप देते हैं या उसके बारे में बताइए? एचआरटी भी टेलर टू नीड ऑफ द पेशेंट ऐसे ही होना चाहिए। सब पेशेंट्स अलग अलग रहते हैं, किसको ज़रूरत है उसके हिसाब से ही किया जाता है, सबको करने की ज़रूरत नहीं है। मेनोपॉज के समय आप बेसिक एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम और अपने फूड हैबिट्स इसको ठीक करके एक हेल्दी लाइफस्टाइल कर सकते हैं। बट कभी कभी बहुत सीवियर मेनोपॉजल सिम्टम्स रहते हैं जिसमें एकदम नींद ना आना या मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, बोन हेल्थ आपकी वो होती है, सफ़र होती है। तो सीवियर यदि इसमें आपके बोन्स हो रही हैं, ऑस्टियोपोरोसिस जैसा हो रहा है, तो कई सेलेक्टेड केसेस में कुछ समय के लिए एचआरटी देना भी कोई बुरी बात नहीं है। ज़रूरत है तो दे सकते हैं। 1 साल, 2 साल, 5 साल तक भी कभी कभी देते हैं। पेशेंट सिलेक्शन के पहले जैसे ये सिवियर यदि कोई मेनोपॉजल सिम्टम्स हैं जो आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं तो आप दे सकते हैं। और देने के पहले कुछ जैसे ब्रेस्ट कैंसर वाले या ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर है या जिनके इधर कुछ फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की वगैरह, तो उनको थोड़ा संभाल के कि नहीं है ज़रूरत तो नहीं देना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए। तो बेसिकली पहले आप कोशिश करिए कि यदि माइल्ड मेनोपॉजल सिम्टम है तो आप एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चेंज, खान पान का अपना ध्यान रख के ही आप अपने व्यवस्थित जीवन शैली अपनाएं। बट यदि बहुत सीवियर मेनोपॉजल सिम्टम है तो कुछ सेलेक्टेड केसेस में एचआरटी भी दी जा सकती है। जी मैम, क्या कुछ ऐसे फिक्स सप्लीमेंट हैं जो एक उम्र के बाद आप सभी को प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये भी नीड बेस्ड होनी चाहिए? सप्लीमेंट हमेशा नीड बेस्ड होना चाहिए। और जैसे लेडीज़ की बात करें तो 30 प्लस के बाद कैल्शियम की रिक्वायरमेंट रहती है क्योंकि थोड़ा सा बोन में फॉर्मेशन कम होना चालू होता है। तो आगे जाके वही ऑस्टियोपिनिया या ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह ना हो और घर में ही आधा सा गिरे और फ्रैक्चर हो गया, वो जो हम सुनते हैं केसेस, तो उसको अवॉइड करने के लिए समय रहते थोड़ा कैल्शियम लेना एडवाइजेबल है। कैल्शियम के अभी के स्टडीज़ में ऐसे कोई पहले ऐसा सोचते थे कि
कार्डियक उस पे उसका नेगेटिव इफेक्ट आता है, कार्डियोवैस्कुलर उस पे। पर लेटेस्ट स्टडीज़ में उन्होंने मना किया है कि कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पे इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, बल्कि अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट है कैल्शियम और विटामिन D3 का। और यदि आपकी बोन हेल्थ ठीक रहती है तो आप आगे जाके फ्रैक्चर्स वगैरह से बच जाते हैं। तो कैल्शियम सप्लीमेंट करना चाहिए। B12 एक ऐसा सप्लीमेंट है जो एक तो बॉडी में बनता नहीं है, आपको लेना है, और वो वॉश आउट होता रहता है, इसलिए बीच बीच में सप्लीमेंट्स उसके लेना चाहिए। आप चाहें तो ब्लड टेस्ट करा सकते हैं और अपने लेवल चेक करके उसके हिसाब से सप्लीमेंट ले सकते हैं। यूजुअली मैं जो सजेस्ट करती हूँ अपने पेशेंट्स को, हर कोई हर बार तो ब्लड टेस्ट करने भी नहीं आता है, तो कोई भी सप्लीमेंट आप 2 या 3 महीने लिए फिर छोड़ दिए, करेक्ट। फिर 3-4 महीने गैप किए, फिर 1-2 महीने ले लिए, तो कभी टॉक्सिसिटी भी नहीं होगी और बीच बीच में आपको वो मिलता भी रहेगा। और बाकी थोड़ा सा ध्यान रख के खान पान ऐसा रखें कि उसमें आपको नेचुरल B12, D3, कैल्शियम ये सब मिलता रहे। थोड़ा धूप में एक्सपोजर, छत पे थोड़ा सुबह जाना, टहलना, 15 मिनट का धूप का एक्सपोजर आपको विटामिन D3 अच्छा दे देता है। आजकल धूप का एक्सपोजर ही नहीं होता, तो वो छोटी छोटी चीज़ें भी आप ध्यान रखें। और बीच बीच में जैसे 1-2 महीना छोड़ दें, बीच में ले लें, तो D3, कैल्शियम, B12 लेना चाहिए। जी। मैम, हम जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, लैक्टेशन पीरियड में हम अक्सर देखते हैं कि कॉमन कंप्लेन है कि मिल्क प्रोडक्शन कम है और ऐसे में ऊपर का फीड दे देते हैं या फिर हाइब्रिड मॉडल पे चलती रहती है मॉम्स। इसमें आपका क्या सोचना है कि क्या कि ये केसेस ऐसे जेन्युइनली उनका मिल्क फीड नहीं बनेगा या ये मेंटल कॉज से जुड़ा हुआ है? न्यूट्रिशन और स्ट्रेस 2 चीज़ें हो सकती हैं, और फिर हैबिट्स, जैसे शुरू से एकदम बच्चे को हैबिट लगाना और हर 2 घंटे में फीड कराने की आदत, ताकि जब बच्चा शक करता है तो एक रिफ्लेक्स डेवलप होता है, तो उससे बार बार दूध बनता है। नहीं तो यदि आपने कराया ही नहीं तो वो ब्रेन को सिग्नल ही नहीं जाता है और उसके कारण फिर वो दूध बनना कम होता है। एक स्ट्रेस फैक्टर है, रात भर नींद नहीं हुई, प्रॉपर खाना नहीं खाया, तो आप अपना भरपूर नींद ले। जब ऐसा अपने आप बोला जाता है पुराने इसमें, पेशेंट्स को बोलते हो जब बच्चा सो रहा है तो आप भी सो लो, तो अपनी नींद ले लो। खाना भरपूर पौष्टिक अच्छे से खाना है, अच्छी कैलोरीज उस समय ज़रूरत रहती है लेना है, और बार बार अच्छे से दूध पिलाना है, जिससे वो दूध का फ्लो बना रहता है। सो मैम, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, ये जो दोनों हार्मोन्स काम करते हैं और अगर हम सकलिंग रिस्पॉन्स देखते रहें और एक स्ट्रेस फ्री हैप्पी फीलिंग के साथ हाँ, फीड करा। तो मुझे लगता है कि एवरी फीमेल हैज़ गॉट दैट रिजर्व ऑफ मिल्क इन हर। ये गलत फीलिंग है कि मेरे पास मिल्क बननी नहीं, ऐसा नहीं रहता है ना। एक जो सकलिंग और रिफ्लेक्स डेवलप होना है, आपको उतनी मेहनत करना चाहिए कि हर 2 घंटे में आपको फीड कराना ही है। एक बार वो एस्टेब्लिश हो गया तो दिक्कत नहीं आती है। कभी कभी कुछ केसेस में लाइक जैसे निपल ही ठीक बने नहीं रहते हैं, है ना, वो सब प्रॉब्लम्स करते हैं कभी कभी, वो रेयर केसेस है, फिर उसमें उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होता है। बट नॉर्मली आप एक अच्छा नींद लें, अच्छी डाइट लें और बच्चे को बार बार दूध पिलाएं, तो प्रॉब्लम नहीं आती। और इसके लिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी। लोग पेशेंस लूज करके ऊपर का फिर जल्दी दे देते। बच्चा क्या पेट भर जाएगा तो मेहनत नहीं करेगा, तो इसलिए आपको पहले अपने पास मेहनत कराना ज़रूरी है। एक आप सप्लीमेंट के लिए जब बात चल रही थी, तो खासकर लड़कियों के लिए एक आयरन सप्लीमेंट बहुत नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि मेनोरेजिया, ज़्यादा ब्लीडिंग होना, डिलीवरी के टाइम ब्लीडिंग होना, तो इस सब से एनीमिया का रेट बहुत ज़्यादा रहता है खासकर, और एक खान पान। तो अपने देश में एनीमिया बहुत ज़्यादा है महिलाओं में, और ख़ासकर छत्तीसगढ़ में सिकलिंग है, तो सिकलर्स भी एनीमिक रहते हैं। तो सप्लीमेंट में एक महिलाओं के लिए खासकर आयरन सप्लीमेंट, क्योंकि हमेशा एनीमिक रहते हैं और वो कंपेंसेटेड एनीमिया रहता है, वो उसी में काम करते रहेंगे, उनको समझेगा ही नहीं, थकान लग रही है, चल रहा है, देखो तो आपका 8-9 ग्राम निकलेगा। तो यदि अच्छा सप्लीमेंट दिया जाए और एनीमिया न रहे तो भी उन्हें अपने हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट पता चलेगा। सिकलर्स के लिए फॉलिक एसिड हमेशा देते हैं, उसके लिए अवेयरनेस हमेशा होना चाहिए। तो एक आयरन, फॉलिक एसिड, ये सप्लीमेंट भी महिलाओं में ज़रूरी है। जी।
मैम आपका एक फिटनेस फंडा जो आप सबके साथ शेयर करना चाहें, आपने अपने आप को बहुत फिट और मेंटेन किया हुआ है, तो हाउ डू यू डू दैट? मुझे लगता है कि खान-पान, डाइट तो एक फैक्टर है ही, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि भारतीय खाने की मैं फ़ैन हूँ। अपना घरेलू खाना, दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी, रायता, कढ़ी, दही, बदल-बदल के तीनों टाइम फ्रेश हम सब्जियाँ बदलते हैं, दालें बदलते हैं, मिक्स दाल बनाते हैं, सब्जियों में दालें डालते हैं। उस ट्रेंड को पकड़ के रखना है, वो बहुत हेल्दी ट्रेंड है। आप अमाउंट अपने हिसाब से तय करिए कि चावल कितना खाना है, रोटी कितना खाना है, अनाज को कम करिए और दही, सलाद, दाल और इसको बढ़ा दीजिए। तो मोटे तौर पे एक बहुत हेल्दी डाइट हो जाती है। प्लस स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। एक इनर हैप्पीनेस मैं हमेशा मेरे मन में रहता है। एक अपनी इनर हैप्पीनेस हमेशा बना के रखिए और उसके लिए एक बहुत डीप श्रद्धा लगती है, आध्यात्मिक श्रद्धा भगवान पे। जो कोई शक्ति है जो हमें सहायता करती है, हम केवल उससे अपेक्षा करते हैं और हम हमेशा केवल उससे मांगते हैं। तो फिर बाकी किसी से कोई अपेक्षा है ही नहीं, तो फिर ना कोई स्ट्रेस, ना कोई एंजाइटी, ना कोई चिंता। अपना कर्म करिए आप। यदि आपने ईमानदारी से कर्म किया है तो आपको ज़रूर उसका फल मिलेगा। जो हमारे यहाँ गीता का सार है, जो इतना गहरा है कि मैंने अपने जीवन में उसको बहुत महसूस किया है। आप अपना कर्म ईमानदारी से करिए। जब आपको आपकी पात्रता के और भाग्य के अनुसार कुछ मिलना होगा, वो मिल के ही रहेगा। तो एक इनर हैप्पीनेस अंदर से और एक डीप श्रद्धा जो रहती है, वो आपके चेहरे पे रिफ्लेक्ट होती है और वो जो खुशी रहती है, वो आपके हेल्थ को प्रमोट करती है। वो स्ट्रेस नहीं रहेगा तो स्ट्रेस और एंजाइटी से जुड़ी हर डिजीज़ आपसे दूर रहेगी। करेक्ट। और मैम जो लेडीज़ होती हैं वो तो घर की हेल्थ का आईना होती है, अगर वो खुश है तो एक वाइब्रेशन घर की जो है बहुत अच्छी रहेगी, बच्चों में अच्छे वाइब्स जाएंगे, हस्बैंड में अच्छे जाएंगे। और एक लेडी का तो इन चीज़ों को जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बच्चों का हेल्थ ठीक रहे उसके लिए उनका खान पान अर्ली स्टेज से ही अगर वो ठीक रहेगा तो ओबेसिटी डेवलप नहीं होगी बच्चों में, आगे चैलेंजेस नहीं आएंगे, जब वो शादी होंगे उनके बच्चे होंगे, आगे तक की लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ रहेगी। इसके लिए घर की महिला का भी अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम अपने बच्चों को टाइम टू टाइम ये भी बोलते रहें कि लाइफ में हर कुछ अचीव करना है, करियर भी अचीव करना है, आप अपना सब कुछ करिए बट अपने हेल्थ के हेल्थ आप पे हेल्थ कॉस्ट करिए, हेल्थ एंड हैप्पीनेस को अपनी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट पे रखें। और इसके लिए कभी कभी फैमिली टाइम का भी होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। तो फैमिली टाइम जब रहता है तो वो चीज़ें जब हम शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, और जो माँ बाप करते हैं बच्चे उनके पच्चीनों पे तो चलते ही हैं। तो आजकल जो हम ईटिंग आउट और सोशलाइजिंग और जो हम बहुत ज़्यादा अल्कोहल और सिगरेट, आपने देखा होगा फीमेल्स में कितने बढ़ गए हैं। तो अगर हम इन चीज़ों का आदर्श अपने बच्चों के सामने सही स्थापित करें तो आई थिंक पूरी सोसाइटी को हम एक अच्छा हेल्दी हेल्दी बनना कोई बहुत कठिन बात नहीं है। जो अभी सामाजिक बुराइयां आ गई हैं, हम यदि उनसे थोड़ा दूर रहें, है ना, अवेयर रहें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करें तो बहुत आसानी से हम बहुत अच्छी हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। और फैमिली बहुत ज़रूरी है। पारिवारिक सुख, परिवार जो मॉरल सपोर्ट देता है, वो एक इतना ज़रूरी है, जो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के बच्चे थोड़ा शायद उसको कम महत्व देते हैं क्या। उनको अपनी यानी जितनी भी पढ़ाई है, अपनी प्राइवेसी, तो अपना कैरियर, वो सब कुछ है, पर सब किसके लिए है? घर के लिए है। यदि घर ही आपका प्रॉपर नहीं रहेगा तो फिर आपको एक लेवल के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा फ्रस्ट्रेशन या अकेलापन या एंजाइटी हो सकता है। इसी सीरीज में आई थिंक ये भी बोलना बहुत ज़रूरी है, बताना कि सही समय पे शादी, सही समय पे बच्चे, ये भी कितना इम्पोर्टेंट है। जो कॉलेज का पूरा ओवरलुक होता जा रहा है और पेरेंट बच्चों से डरते हैं और उनके सही समय पे उनकी जो फैमिली है वो बिगिन नहीं हो पाती और बाद में बहुत स्ट्रगल होता है। बिल्कुल, मैं आपसे बहुत सहमत हूँ। और अब आप बोलेंगे लेकिन मैं एकदम अपनी भारतीय संस्कृति की फ़ैन हूँ। हमारे यहाँ 25-25 सालों का बँटवारा हुआ है। शुरू के 25 साल एजुकेशन, फिर आप एजुकेशन के समय इधर-उधर कुछ मन नहीं लगाना, पहले अपना करियर एजुकेशन। 25 से 50 आपका गृहस्थ जीवन, जिसमें यानी टाइम से शादी, बच्चे, गृहस्थी सब। अपने आप वानप्रस्थ बोला गया है 50 से 75। जब आप अपनी
जिम्मेदारियों से थोड़े थोड़े मुक्त होते हैं और उसके साथ आप समाज के लिए कुछ करें। जिस समाज ने आपको सब दिया है इतना, तो समाज सेवा थोड़ा सा टाइम निकाल के छोटे छोटे, खूब बड़ा नहीं करना है, छोटे छोटे भी अच्छे काम आप करते रहेंगे तो एक बहुत बड़ी आपको भी हैप्पीनेस देती है और समाज में भी उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और 75 से 100 जो है फिर आध्यात्मिक यानी अपनी सेल्फ, उसके लिए द मेडिटेशन, हाँ सेल्फ उसके लिए, तो मैं बिल्कुल उसी को मानती हूँ। 25 तक आप पढ़ाई करिए, 25-26 थोड़ा इधर उधर, बट टाइम से शादी, गृहस्थ जीवन, बच्चे ये होना बहुत ज़रूरी है। और एक अच्छी हैप्पी फैमिली या गृहस्थ जीवन वो एक अच्छे समाज का यूनिट है। सबसे छोटी इकाई एक परिवार है। जब एक परिवार हैप्पी आदर्श रहेगा तो आपका पूरा समाज आदर्श रहेगा, आपका समाज आदर्श है तो आपका पूरा देश आदर्श रहेगा। तो बहुत छोटी सी चीज़ है, अपने आप सब ठीक हो जाता है। आपको अपने आप को अपने कुछ आदर्श बना के और उस पर चलना है। मैम बहुत सारी काम की बात आपने बताई, बहुत डीप नॉलेज भी आज दी है। ये मुझे 25-25 वाला फंडा भी मुझे बहुत अच्छा लगा, ऑल्दो इस पे डीपली मैं भी बिलीव करती हूँ। अध्यात्म, खुश रहना, मन की हैप्पीनेस, सही डाइट और लाइफ स्टाइल फॉलो करना, हमारी इंडियन संस्कृति को फॉलो करना, जो मैम के कोर बिलीफ सिस्टम है, आई टोटली अग्री विथ हर। एंड मैम थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विथ अस एंड शेयरिंग योर वैल्यूएबल नॉलेज। थैंक यू सो मच।